नमस्कार मेरे विज्ञान प्रेमियों। आज हम चलेंगे एक ऐसी गली में जहां ऑब्जेक्टिव आते हैं। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरा 1 से लेकर 13 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल समझने के साथ में। आप लोग अगर आपके पेपर में कैसा भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, आप इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आ भी गया तो आप उसको बना कर आओगे। जी हाँ, देखो विज्ञान में आपको पता है 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और वो 30 ऑब्जेक्टिव इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव बाद से आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और साइंस का ऑब्जेक्टिव बड़े ही डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत इजी रहते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये अपना पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, तो अपना पहला क्वेश्चन है Fe2Fe2SO4 Fe2O3SO2 और SO3। देखो मतलब ये पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन अभिक्रियाओं के बारे में। अब आगे ऑब्जेक्टिव इन अभिक्रियाओं से भी आने वाले, तो क्यों ना इन चारों अभिक्रियाओं को भी समझ लिया जाए। चलो पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है संयोग हुआ। देखो क्या क्या हुआ इसमें, मान लो 3 अभिकारक मिलके, जैसे 1 2 3, 3 अभिकारक मिलके कोई एक नया उत्पाद बना देता है। मतलब संयोग करके एक उत्पाद बना देता है, उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब देखो वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मान एक अभिकारक है और 3 उत्पाद बन गए, जस्ट इसकी संयोजन की अपोजिट, जस्ट संयोजन की अपोजिट। तो ये कौन सी हो गई आपकी? वियोजन अभिक्रिया हो गई। चलो अभी विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ये क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में कोई किसी को विस्थापित विस्थापित नहीं करता। ये क्या करता है, तत्वों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि इधर से उधर चला जाता है, उधर का इधर चला जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको चारों अभिक्रिया समझ में आई। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ एक अभिकारक है और 3 उत्पाद हैं, 1 2 3। अब इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखो देखो संयोजन में क्या हो रहा है, 3 अभिकारक मिलके या 3 4 5 मिलके एक उत्पाद बना रहे थे। लेकिन वियोजन में क्या हो रहा है, एक उत्पाद टूट के 3 अभिकारक, एक अभिकारक टूट के 3 उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पर भी एक अभिकारक है और 3 उत्पाद। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वियोजन अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट अभिक्रिया। अब देखो आपकी चारों अभिक्रियाएं क्लियर हो गई, संयोजन वियोजन विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलो ये एमपी बोर्ड 2019 में आया है, जिस साल मैंने 12th किया था वो मेरे लिए भी आया है। चलो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। देखो 7, अभी पीएच की बात चलिए। अगर पीएच मान 7 है तो कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन रहेगा। अगर 7 से कम है तो 7 से कम है तो अम्लीय रहेगा। अगर 7 से ज्यादा है तो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन आपका। अगला आपका वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपके 2 ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा शोषित होती है। तो ऊर्जा मुक्त मतलब ऊर्जा का निकलना। वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा निकलती है, कौन सी अभिक्रिया रहती है? तो इन चारों अभिक्रिया को फिर से समझते। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा उक्त होती है वो कौन सी रहती है? आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्मा शेषी शोषी अभिक्रिया समझो। ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उसमें निकलती नहीं। क्या होता है उसमें? ऊष्मा अवशोषित होती है। अब होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण लिख दिया, नहीं नहीं, अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है? वे तत्व जो एक अघुलनीय ठोस उत्पाद बनाते हैं वो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? वो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है। उसके ठोस के कण अवक्षेपित भी नहीं होते, वो कौन सी होती है? आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है। और इनमें से कोई नहीं तो आपको जाएगा इसका ऑप्शन ए। कौन सी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है? कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ये आपका एमपी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। ये आपके लिए जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो
और आप वीडियो को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलो अगला है आपका Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 और 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो अभी मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई, वियोजन बताई, विस्थापन बताई, द्विविस्थापन। अभी मुझे बताओ आप लोग इसमें हो क्या रहा है, संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, या फिर कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व अपने से एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, या फिर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। चलो कौन बताएगा अभी। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें Fe और 2Al Al2O3 संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन। देखो इसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया। देखो आयरन किसने, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया। पहले उधर क्या था, आयरन ऑक्साइड था, इधर जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई। तो एक कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट आपका एमपी बोर्ड 2024 में आया वो क्वेश्चन है। अगला है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया होती है तो किस प्रकार की निकलती है। देखो अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, CaO प्लस जल का क्या रहता है H2O। अब इधर क्रिया करके बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। मतलब इसमें ऊर्जा निकल रही है, कैल्शियम और जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या है, ऊर्जा निकल रही है। तो ऊर्जा कौन सी अभिक्रिया में निकलती है, आपको पता है कि ऊर्जा किसमें निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। आपको ऊष्मा शोषी पता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की क्रिया दोनों बराबर होती है। उदासीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। चलो अगला आपका 2KOH और H2SO4 का और K2SO4 और 2H2O। देखो इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों को इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, मुझे बताओ। जो इधर है वो उधर भी है ना, इधर से उधर हुआ, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि जो O2 था, O4 था, वो इसके साथ आ गया उधर जाके। देखो K2SO4 हो गया, ठीक है। जो SO4 पूरा था वो के किसके साथ आ गया, और जो A था H2 और A 2 के, ये 2H2 मतलब आदान प्रदान हुआ है, इधर से उधर चीजें गई हैं, ना कि इसमें। देखो संयोजन में क्या है, जुड़ के एक नया उत्पाद बनता है, ये नहीं हुआ। वियोजन में क्या होता है, टूट के एक बनता है। और विस्थापन में क्या होता है, कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, अधिक से कम। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें द्विविस्थापन ही हुआ है, मैंने विस्थापन पढ़ दिया, द्विविस्थापन है तो इसमें यही हो जाएगा कि इसमें तत्वों के आयन का आदान प्रदान होता है। और विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से अपने यौगिक को विस्थापित कर देता है। चलो अगला है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है। देखो इससे जस्ट मैंने 1 सेकंड पहले बताया था कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो कौन सी होती है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एमपी बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का अवशोषण किस अभिक्रिया में होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताए थे कि आपके ऑब्जेक्टिव आगे क्लियर हो जाएंगे। ऊष्मा का अवशोषण किस अभिक्रिया में होता है, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हो जाता है। किसमें हो जाता है ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में होता है। चलो कोई बात नहीं, ये आपका 2022, 23, 24 लगातार आया था, चाहे ऑब्जेक्ट में पूछ ले, चाहे खालिस्तान में पूछ ले, चाहे सत्य सत्य में पूछ ले। अगला आपका चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना क्या होता है। चलो बताओ। देखो अपचयन आपको पता होना चाहिए, वियोजन तो आपको पता है, संक्रमण नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहाँ संक्रमण नहीं होगा, यहाँ संक्रमण नहीं होगा, ऑप्शन गलत है, यहाँ संचारण होगा। चलो इसको सुधार लेते हैं, ऑप्शन सी संचारण। चलो अभी इसको करते हैं। देखो अपचयन क्या होता है, आपको अपचयन और उपचयन पता हो, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वो उपचयन हो जाता है। और वियोजन मैंने आपको बताई दिया, संचारण। देखो चांदी के ऊपर परत चढ़ना, लोहे पे भी जंग लगना, किसके उदाहरण है, संचारण के उदाहरण है। देखो ऑप्शन डी पे ध्यान मत दो। चलो श्वसन एक अभिक्रिया है। देखो ये राजस्थान बोर्ड 2022 का है, ऐसा नहीं आपको सिर्फ एमपी बोर्ड के कराया जा रहा हूं मैं, आपके लिए पूरा एनालिसिस करके, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का इंपोर्टेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की मिलेंगे आगे। देखो श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, देखो श्वसन में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपको पता है, ऊष्मा का अवशोषण, वियोजन अभिक्रिया आपको बताई दी, संयोजन अभिक्रिया आपको पता चली गई। चलो नेक्स्ट ऑप्शन
ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अभिक्रिया की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो उसी में आता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, घटती नहीं है, ना ही कोई परिवर्तन, ना ही एक समान रहती। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है तो आपको कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu में कौन विस्थापित हो रहा है? बताओ। अब ये इसने नहीं पूछा कि कौन सी अभिक्रिया है, इसने पूछा कि विस्थापित कौन हो रहा है। देखो इधर कौन है? FeCuSO4, जो लास्ट में अकेला पिक जाता है ना, वही विस्थापित होता है। विस्थापित मतलब अलग होना। तो इसमें कौन विस्थापित हो रहा है? कॉपर। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कॉपर नहीं, अच्छा कॉपर को तांबा भी बोलती है। क्या बोलते हैं? कॉपर को तांबा भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहा नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा और ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो विस्थापित कौन होगा? इसमें कॉपर विस्थापित हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका CO2 प्लस H2O एरो H2CO3 एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलो अभी मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें संयोग हो रहा है या अपचयन हो रहा है या विस्थापन हो रहा है या न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है? देखो मैंने आपको बताया था कि जहां दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना देते हैं वो कौन सी होती है? आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है। अपघटन में तो टूटते हैं और विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 2022 और 2025 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका लोहे पर नमी व वायु की उपस्थिति में हरा परत बनना किसका उदाहरण है? देखो दहन मतलब जलना, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अपघटन मतलब चीजों का टूटना, विस्थापन मतलब वही अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। तो देखो लोहे में हरी नमी जंग लगना संचारण का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl और NaNO3 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, आप लोग पहले देखो इसको और मुझे बताओ कि इसमें क्या हो रहा है। देखो आप लोग देखो AgNO3 AgEra। अब जो NO3 था वो NO3 लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, अब जो Cl था यहां से उठ के यहाँ आ गया और जो Na था वो यहां से उठ के यहाँ चला गया। इसमें कुछ नहीं हुआ ना, मतलब इसमें सिर्फ कोई रिएक्शन कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब इसमें तत्वों का आदान प्रदान हुआ। मतलब इसके पास उठ के इधर चले गए, इससे उठ के इधर चले गए। तो तत्वों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है बताइए? तो किसमें होता है? द्वितीय विस्थापन में। आप लोगों को आई होप आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अपने आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें बता दी थी। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका जंग लगने से बचाने के लिए सामान्य विधि। देखो जंग लगने से लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं, लेकिन इसमें पेंट वाला ऑप्शन नहीं दिया। तो इसको क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण होती है फ्राइंग पैन में एक ऑयल लगाकर उसको संरक्षित करना। अपघटन का मतलब वही टूटना, विघटित होना। दहन का मतलब जलना, मिश्र धातु बनाना। ये तो सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका संतुलित समीकरण लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संतुलित हम समीकरण क्यों करते हैं, क्यों संतुलित करते हैं? देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बचाने के लिए, ना कि अभिकारक बढ़ाने के लिए। क्योंकि संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है? C+O2CO2। इसका मतलब होता है कि जो अभिकारक और उत्पादों में अणुओं की संख्या मतलब बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ कार्बन कितना? एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन कितना? दो। तो ये पूरा क्या है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ये किसमें आता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आता है। अगर इसको संतुलित नहीं करोगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा और वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। चलो ऊर्जा बढ़ाना बिल्कुल गलत, अभिकारक बढ़ाना बिल्कुल गलत, प्रकाश उत्पन्न करना बिल्कुल गलत। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका Na+Cl2 किस प्रकार की अभिक्रिया? देखो इसमें क्या हो रहा है आपको बताओ मुझे। देखो इसमें क्या अपघटन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या विस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या दहन हो रहा है? नहीं हो रहा। अब किस प्रकार की अभिक्रिया? दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग बनाया 1+1+1 कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये कौन सी संयोजन अभिक्रिया? दो मिलके अब यहाँ पर 1+1 मिलके 2 बना रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया। बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को क्या संबंध होता है? अभी मैंने बताया कि दोनों साइड क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है?
बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण में, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखो आई होप आपको कोई वीडियो में मजा आ रहा होगा, आ रहा है ना। ऐसे ही आपके लिए और ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऐसे ही हम चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव करेंगे, चैप्टर 3 के करेंगे, चैप्टर 4 के करेंगे, चैप्टर 5 के करेंगे, सारे चैप्टर करेंगे। और जो बच्चा क्लास 12th का है उसे भी हम केमिस्ट्री के भी चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर स्टार्ट होंगे। चलो, यह संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है बताओ। मैंने अभी क्या बताया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या होता है, मैं अभी आपको इतने देर से बता रहा था। तो ये आपका HW हो गया, क्या हो गया HW। आपको इसका उत्तर कमेंट में देना पड़ेगा, और मुझे इससे भी पता चलेगा किस बच्चे ने लास्ट तक वीडियो देखी है और कौन बच्चा स्टार्टिंग से भाग गया। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन है उत्पाद अधिक हो या अभिकारक अधिक हो या दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर हो, केवल गैस बने। ये चारों में से आपको किसमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ऐसे ही आपके लिए चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। थैंक यू।